वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन स्ट्रेट लाइंस। पिछले लेक्चर में हमने साइड्स ऑफ अ लाइन पर बात करी थी और उसके पहले बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी थी परपेंडिकुलरिटी से रिलेटेड, और सबसे पहले जो देखा था इस मॉड्यूल में वो था एंगल बिटवीन टू लाइंस। साइड्स ऑफ अ लाइन के लिए ये यहाँ पे मेन थ्योरम लिखा हुआ है, मैं दोहरा नहीं रहा हूँ, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। आज के लेक्चर में हम एंगल बाइसेक्टर्स की बात करेंगे। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? मान लें हमारे पास तीन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं ए बी सी, जैसे कि यहाँ बने हुए हैं। तो कैसे हम डिफाइन करें एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल सी ए बी? कैसे डिफाइन करें? तो पिक्चर तो हमारे पास क्लियर है, ऐसी लाइन सच दैट ये और ये बराबर हो, पर इसे लिखें कैसे? तो ऐसे लिख सकते हैं, सो एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी ए बी, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए बी इज द लाइन एल सच दैट दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली, एल शुड पास थ्रू ए, राइट, ये लाइन कम से कम ए से तो पास होनी चाहिए। एंड सेकंड, कोई भी पॉइंट पी अगर लिया जाए लाइन एल पर जो ए से अलग हो, उनके लिए हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एंगल सी ए पी इज इक्वल टू एंगल बी ए पी। क्या बोला जा रहा है? मान लें कोई पॉइंट पी लिया यहाँ पर, तो हम ये डिमांड कर रहे हैं कि ये एंगल सी ए पी शुड बी इक्वल टू एंगल बी ए पी, ठीक है। और इस साइड लेते अगर पी को तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पी मान लें यहाँ पर है, तो सी ए पी शुड बी इक्वल टू बी ए पी। क्यों हमने ऐसा बोला कि पी डिफरेंट फ्रॉम ए? अगर पी को ए के बराबर ले लेंगे तो क्या समस्या है? समस्या ये है कि फिर एंगल सी ए पी का कोई मतलब नहीं है। अगर पी और ए कोइंसाइड कर गए तो एंगल सी ए पी का मतलब हो गया एंगल सी ए ए, पर वो कोई एंगल ही नहीं है, वो पता ही नहीं क्या है, इसलिए उसे हटा दिया। तो कुछ नहीं है, जो हमारे पास पिक्चर है बस उसको ही शब्दों में हम लिख रहे हैं, तो डेफिनेशन तो हमें ऐसे ही क्लियर ही थी। ओके, नोट दैट द एंगल बाइसेक्टर एग्जिस्ट्स। तो इस पे मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा कि क्यों एग्जिस्ट करती है, थोड़ा यूक्लिडियन ज्योमेट्री के एक्सिम्स में जाना पड़ जाएगा ये करने के लिए, पर कोई बात नहीं, दिस वी बिलीव दिस। तो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है एंगल बाइसेक्टर्स को लेकर के। हमारे पास एक एंगल है सी ए पी, सॉरी सी ए बी, सी ए बी इज एन एंगल, और एल अगर उसकी एंगल बाइसेक्टर है, जैसे कि यहाँ बनी हुई है, दिस इज द लाइन एल, और पी कोई सा भी पॉइंट है उस एंगल बाइसेक्टर पर, ए भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं है, तो फिर ये बात सही है कि जो डिस्टेंस है पॉइंट पी की फ्रॉम द टू लाइंस ए बी एंड ए सी वो बराबर है, ये और ये बराबर है, ठीक है। तो डी बी इज द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए बी एंड डी सी इज द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए सी, और हम कह रहे हैं वो दोनों बराबर है। क्यों ऐसा है? डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करी, ये दोनों एंगल तो हमें बराबर पता ही है बाय डेफिनेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इन दोनों को ही एक्स बोल देते हैं एक बार, या चलो कुछ नहीं, कोई नाम नहीं देते हैं, दोनों बराबर हैं। और हमको शो करना है ये और ये बराबर है। नाउ you can use angle side. So angle side, angle side. तो angle side congruency rule यूज़ करके we see कि जो इसके ऑपोजिट साइड है वो इसके ऑपोजिट साइड के बराबर है, एंड देयरफॉर दीज टू थिंग्स आर इक्वल, और वही यहाँ पे हमने लिखा है। अगेन ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी इंट्यूटिवली ऑब्वियस, ये हम एक भी पिक्चर बनाएंगे पेपर पे तो हमें दिखेगा कि ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। सो सम वेरी सिंपल थिंग्स, और ये सब हम पहले से जानते हैं, ये हम सीखते हैं हाई स्कूल में, पर दोहराने में कोई बुराई नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम एंगल बाइसेक्टर्स के बारे में। एक ट्राइंगल है ए बी सी, और हमने ए का इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ किया।
इंटरनल बाइसेक्टर क्यों बोल रहे हैं, यहाँ शायद लिखा नहीं है मैंने इंटरनल बाइसेक्टर, पर बोलने से मतलब क्या है कि एंगल ए के दो बाइसेक्टर्स हैं, अगर हम इसको एक्सटेंड कर लें तो इसको एक्सटर्नल एंगल ए बोला जाएगा और इसको इंटरनल एंगल ए बोला जाएगा इस ट्राइंगल का। तो हम इसको भी बाइसेक्ट कर सकते हैं और इसको भी बाइसेक्ट कर सकते हैं। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से मतलब इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर, ऑब्वियस बात है। तो जब हम लिखते हैं एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, तो अगर हमने कुछ भी नहीं लिखा है तो हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि एक ट्रायंगल की बात हो रही है। एक ट्रायंगल में जब हम बोलते हैं एंगल ए, तो हम एक्सटर्नल एंगल ए की बात नहीं कर रहे होते हैं आमतौर पर। तो एनीवे थ्योरम क्या है कि अगर एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए, जैसे कि ये है और वो बी सी को डी पर मिलता है अगर, तो जो रेशियो है ये इस लेंथ का विद दिस लेंथ वो बराबर है रेशियो इसके और इसके। तो ए बी अपॉन ए सी इज द सेम रेशियो एज बी डी अपॉन डी सी। ए बी अपॉन ए सी इज द सेम रेशियो एज बी डी अपॉन डी सी। ये थ्योरम है, इंटरेस्टिंग बात है और इसका प्रूफ भी बड़ा अच्छा है। तो लेट्स सी व्हाट इज द प्रूफ, व्हाट इज अ प्रूफ। बहुत प्रूफ्स हो सकते होंगे। तो व्हाट डिड वी डू, ये स्टैंडर्ड प्रूफ है, कोई ऐसा नहीं कि हम कोई अनोखा प्रूफ देने वाले हैं। क्या किया कि बी ए को एक्सटेंड किया और पॉइंट सी से वो लाइन बनाई गई जो कि ए डी के पैरेलल हो। तो ये और ये पैरेलल हैं, ये ऐसे हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। तो ये ऐसे बोलना चाहिए कि पॉइंट सी से वो लाइन बनाए जो ए डी के पैरेलल है और बी ए को एक्सटेंड कर दें और ये दोनों फिर कहीं पे मिलेंगे, उसका नाम ई है, ठीक है। तो ये पैरेलल है, इसको मार्क कर देते हैं, ये और ये पैरेलल। ऑल राइट, हमें ये भी पता है कि ये और ये एंगल बराबर हैं, दोनों का कुछ नाम दे देते हैं। लेट्स कॉल बोथ ऑफ देम एक्स। क्यों ये दोनों बराबर हैं, बाय डेफिनेशन ये एंगल बाइसेक्टर थी। अब क्योंकि ये और ये पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज़ करें तो ये एंगल और ये एंगल बराबर आ जाएंगे, इसलिए ये भी एक्स है। और उसी तरह से क्योंकि ये और ये पैरेलल हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज़ करें तो ये और ये बराबर आ जाएंगे, तो ये भी एक्स है। ऑलराइट ग्रेट। पर अब ये ट्रायंगल अगर हम देखें ए सी ई, तो इसमें ये दोनों एंगल बराबर हैं, जिससे हम देख पा रहे हैं कि ये ट्रायंगल आइसोसेलीज है, माने कि इन दोनों के जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो बराबर होंगे। तो हमने देखा कि ए ई इज इक्वल टू ए सी, वो भी मार्क कर देते हैं, ए ई इज इक्वल टू ए सी। फाइनली क्योंकि ये और ये पैरेलल हैं, हम देख पा रहे हैं कि ये ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल ये सिमिलर है। तो वो सिमिलैरिटी अगर यूज़ करें तो हमें मिलेगा कि बी ए अपॉन ए ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, राइट। बी ए अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी इमीडिएटली फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट ये और ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है। फाइनली क्योंकि ए ई और ए सी बराबर हैं, ये भी हमने प्रूव किया था, तो ए ई की जगह पर हम ए सी लिख सकते हैं। तो बी ए अपॉन ए सी इज बी डी अपॉन डी सी, और एग्जैक्टली यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, ये जो स्टेटमेंट है वो यही है। तो बस एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन और उसके बाद हो गया। वेरी नाइस प्रूफ। ओके, अब मान लें हमारे पास दो डिस्टिंक्ट नॉन पैरेलल लाइंस हैं, तो उनका एक यूनिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और इस वजह से यहाँ पे दो एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो अगर हम ये पूछें कि व्हाट इज़ द एंगल बाइसेक्टर, व्हाट आर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स बिटवीन L1 एंड L2, तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? एक एंगल बाइसेक्टर इस एंगल की होगी और एक एंगल बाइसेक्टर इस एंगल की होगी। कहने को तो चार एंगल्स बन रहे हैं, एक ये और एक ये और एक ये, पर इन दोनों एंगल्स की जो एंगल बाइसेक्टर है वो सेम ही है और इन दोनों एंगल्स की जो एंगल बाइसेक्टर है वो सेम ही है, ठीक है। तो दो एंगल बाइसेक्टर्स बनेंगी, बात बस यही बोली जा रही है, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर टू एंगल बाइसेक्टर्स, और ये एक बार नोट कर लेते हैं कि ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स मैंने बनाई हुई हैं, हम ये शो करना चाहते हैं दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। बड़ी सरल बात है, क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये और ये बराबर है, उसको हम लिख देते हैं, लेट्स कॉल बोथ ऑफ देम एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स। और ये जो लाइन है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, इस वजह से ये भी एक्स और ये भी एक्स, सॉरी ये दोनों बराबर हैं तो दोनों को वाई बोल देते हैं।
ये y और दूसरा भी y। और अब फाइनली अगर ये एंगल देखें तो ये 180 डिग्री है, या पाई रेडियंस विच एवर यू लाइक। तो 2x प्लस 2y इज़ 180, देयरफॉर x प्लस वाई इज़ 90। x प्लस वाई 90 आया, यानी ये एंगल 90 हो गया। ये एंगल x प्लस वाई ही तो है, और यही एंगल है इन दोनों एंगल बाइसेक्टर्स के बीच में। तो जो दो एंगल बाइसेक्टर्स बन रही हैं वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सिंपल ऑब्जर्वेशन। फाइनली एक पॉइंट P कब लाई करता है ऑन वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स? अगर इन दोनों एंगल बाइसेक्टर्स में से किसी में भी एक पॉइंट लिया जाए, जैसे मान ले मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये सब हटा देता हूँ, एक पॉइंट मैंने ले लिया, कॉल इट P। हम जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि वो इस एंगल की एंगल बाइसेक्टर है। तो कोई भी पॉइंट इस एंगल बाइसेक्टर पर लिया जाए तो ये और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बराबर होंगी। और सिमिलरली अगर इधर हमने कोई पॉइंट लिया होता तो ये और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बराबर होती। तो अगर इन दोनों एंगल बाइसेक्टर्स के यूनियन पे कोई भी पॉइंट लिया जाए तो वो L1 और L2 से बराबर दूरी पर होगा, वो बात हम जानते हैं। उल्टा भी ट्रू है, अगर कोई भी पॉइंट ऐसा है जो L1 और L2 से बराबर दूरी पर है, अगर इन दोनों लाइन से बराबर दूरी पर कोई भी पॉइंट है, तो या तो वो इस एंगल बाइसेक्टर पर होगा या वो इस एंगल बाइसेक्टर पर होगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। वो पॉइंट या तो इन चार में से किसी एक रीजन में उस पॉइंट को होना पड़ेगा, राइट। तो मान लें वो इस रीजन में है, ये दोनों परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करें, मान लें ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे अगर, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर मिल जाएगा। एकदम सरल एक्सरसाइज है, मैं छोड़ दे रहा हूँ आप पे। तो दिस इज़ द रिमार्क दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ज़रूरी है। ओके, तो आई थिंक अगला एक इलस्ट्रेशन हम लेने जा रहे हैं। हाँ, एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। तो एक ट्रायंगल है ABC जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें नोन है, और हमसे पूछा गया है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A की इक्वेशन क्या है। मतलब ठीक है, सवाल थोड़ा अलग ढंग से पूछा गया है कि अगर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन को ऐसे लिखा जाए तो A और C की वैल्यूज़ बतानी है, पर मूलतः यही पूछा गया है कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल A की इक्वेशन क्या है। सोचें इस पर, अभी तक जो हमने डिस्कस किया उससे बड़ी आसानी से हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या पता है कि अगर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर को बनाया जाए और वो अगर यहाँ पे D पर मिलता है BC से, तो हम BD अपॉन DC जानते हैं सेम एज दिस अपॉन दिस। तो BD अपॉन DC हम तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें सारे कोऑर्डिनेट्स पता हैं। तो एक बार BD अपॉन DC हमने कैलकुलेट कर लिया, तो फिर सेक्शन फॉर्मूला से हम D के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हम ये इक्वेशन तुरंत लिख सकते हैं। दैट इज़ ऑल। तो व्हाट आर दी डिस्टेंसेस? AB की वैल्यू, मतलब AB की जो लेंथ है वो 25 आ जाएगी बाय द डिस्टेंस फार्मूला, और AC की लेंथ 15 आ जाएगी, जस्ट डायरेक्ट कॉम्प्यूटेशन। और इसलिए BD अपॉन DC बाय आवर थ्योरम जो हमने डिस्कस किया, सो दस BD अपॉन DC, लेट्स ड्रॉ दिस एंगल बाइसेक्टर। BD अपॉन DC is equal to 25 upon 15, which is 5/3। तो ये 5:3 के रेशियो में है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D क्या होंगे फिर? D इज इक्वल टू 3 इंटू -15 प्लस 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3, सेक्शन फॉर्मूला, -45 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 8, -5 इज दी एक्स कोऑर्डिनेट। सॉरी, तो ये मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए। तो D को अगर मैं बोल दूँ A, B, तो A की वैल्यू हमने अभी निकाली, B की वैल्यू 3 इंटू -19 section formula. So this is equal to -57 -35 upon 8. I hope that is correct. So this is equal to, यहाँ पे आएगा एक 292 डिवाइडेड बाई 8, और अब ये तो गड़बड़ हो गई, डिवाइड नहीं होगा ये अनफॉर्चुनेटली। सो दिस इज इक्वल टू -23/2।
अनलेस मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। ठीक है, यही आ रहा है। एंड नाउ वन कैन राइट डाउन द इक्वेशन। हमको ये मिल गए, ए और बी दोनों मिल गए, तो अब बस ये इक्वेशन लिख सकते हैं। वो 2 पॉइंट फार्मूला वॉट एवर 2 पॉइंट फॉर्म, कोई फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ इसको, यू कैन फिल द डिटेल्स। आगे बढ़ते हैं। तो अब प्रश्न है कि मान लें हमें इन दोनों की इक्वेशन पता है, दो हमारे पास डिस्टिंक्ट नॉन पैरेलल लाइंस हैं, डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस या डिस्टिंक्ट नॉन पैरेलल लाइंस हैं, एक ही बात है। तो क्या हम इन दोनों एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, पर थोड़ा सा कैच है वहाँ पे, देखेंगे। तो जो स्टेटमेंट हम देने जा रहे हैं वो ये है कि द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द टू एंगल्स, यानी ये एंगल और ये एंगल की जो इक्वेशंस हैं वो ये हैं। अब ये क्या बोला जा रहा है? बोला ये जा रहा है कि दो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, तो जो दो इक्वेशंस बनेंगी वो क्या बनेंगी, एक बार प्लस साइन यहाँ लिख दें और एक बार माइनस साइन लिख दें, बस यही बोला जा रहा है। तो दिस इज नॉट अ सिंगल इक्वेशन, दीज आर टू इक्वेशंस। छोटे में बस लिखना होता है तो प्लस माइनस करके लिख देते हैं। द टू एंगल बाइसेक्टर्स आर, वन इज विद अ प्लस साइन, वन इज विद अ माइनस साइन। अब कौन सी वाली कौन सी है वो प्रश्न का अभी कोई मतलब भी नहीं है। अब पूछें कि इन दोनों में से कौन सी वाली है जो प्लस साइन के साथ आएगी और कौन सी वाली जो है माइनस साइन के साथ आएगी, उसका कोई मतलब अभी है नहीं। कोई ये पूछे कि जो अक्यूट एंगल है उसको बाइसेक्ट करने वाली एंगल बाइसेक्टर बताओ, तो वो एक सार्थक प्रश्न है और उस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अभी बस हम इतना ही कहना चाह रहे हैं कि दोनों एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन हम साथ में लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। और वो ये कैसे, बड़ा सरल है। हम जानते हैं कि यह पॉइंट P, H कॉमा के लिख देता हूं, लाइज ऑन वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स, तब और केवल तब जब डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम L1 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम L2। तो ये नोटेशन मैं समझा देता हूँ। ये जो नोटेशन मैंने शायद पहले ऐसी नोटेशन नहीं यूज़ करी। कहने का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम L1 और दिस इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू L2। ये बस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए एक नोटेशन है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम P टू L1, सिमिलरली फॉर दिस। ये अभी हमने डिस्कस किया था कि ऐसा है, कोई भी पॉइंट अगर हमें दिया हुआ है तो वो इस पे या इस पे तब और केवल तब लाई करेगा जब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बराबर होंगी। ठीक है, तो हमने ये जो कंडीशन है ये बेसिकली उस लोकस को कैप्चर कर रही है जो इन दोनों लाइंस का यूनियन है। ठीक है, नाउ व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, मैंने यहाँ गलत लिख रखा है, दिस इज B1। अभी ठीक है। ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P टू L1 और ये बराबर होनी चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P टू L2 के। ये जो बात लिखी है वो एग्जैक्टली यही बात लिखी हुई है, और इस वजह से क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू साइन लिखा हुआ है, सो दिस इज सेम एज एग्जैक्टली द सेम एज सेइंग कि पिछली चीज़ को लिख दें एब्सोल्यूट वैल्यू साइन हटा के, पर हटाने की जो कीमत हमें चुकानी पड़ेगी वो ये कि यहाँ पे प्लस माइनस साइन आ जाएगा। राइट, जब हम बोलते हैं कि x और y के एब्सोल्यूट वैल्यूज़ बराबर हैं, दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज सेइंग कि x इज़ प्लस y और x इज़ माइनस y। तो वही चीज़ बस यूज़ कर रहे हैं। तो पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स आर h, k lies on the union of the angle bisectors if and only if this happens। तो अगर प्लस साइन के साथ हम इसको लिखेंगे तो वो एक लाइन की इक्वेशन है। तो अगर इसको एच के लिखने के बजाय एक्स और वाई लिख दें वहाँ पे, तो वो लोकस, आई मीन दिस इज हाउ वी राइट अ लोकस, रादर देन यूजिंग एच एंड के वी यूज एक्स एंड वाई, और तो कोई फ़र्क है नहीं। तो अगर यहाँ पे प्लस लिख दें तो एक लाइन की इक्वेशन मिलेगी क्योंकि वो जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन से मैच कर रहा है, और माइनस साइन लेकर के लिखेंगे तो भी वो एक लाइन की ही इक्वेशन है। राइट,
जो मैं कह रहा हूँ, अगर हम प्लस साइन लेकर के लिखें और थोड़ी सी नोटेशन हम यहाँ पे दे दें सो दैट ईजी हो जाए हमारे लिए, प्लस साइन के साथ लिखेंगे तो h की जगह पे मैं x लिख दे रहा हूँ, दिस प्लस C1 डिवाइडेड बाय L1 लिख देता हूँ मैं। ये जो चीज़ है इसको मैं L1 लिख देता हूँ। दिस इज इक्वल टू, प्लस साइन के साथ लिखने पर A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन L2, पर इसको रीअरेंज करें तो दिस इज A1 अपॉन L1 माइनस A2 अपॉन L2, इसके बराबर है, जो कि जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन से मैच कर रहा है। नोट दैट ये दोनों ही साथ में जीरो नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों लाइंस डिस्टिंक्ट हैं और इंटरसेक्ट, वेल डिस्टिंक्ट है, आई थिंक उतना पर्याप्त होना चाहिए, डिस्टिंक्ट है और नॉन पैरेलल है। ठीक है, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो रहा होता, ये दोनों मान ले साथ में ही ज़ीरो हैं, तो A1 L2 वुड बी इक्वल टू A2 L1, और फिर उसी तरीके से B1 L2 इज इक्वल टू B2 L1, और नतीजा ये निकलता कि A1 B2 वुड बी इक्वल टू B1 A2, और इसको रीअरेंज करेंगे अगर, दिस वुड गिव A1 अपॉन B1 इज A2 अपॉन B2, विच वुड मीन कि वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ये जो दोनों लाइंस हमारे पास थी ये पैरेलल आ जाएंगे उससे, तो वो संभव नहीं है, वो हम मान के ही चल रहे हैं कि है नहीं। तो देयरफॉर दिस इज अ लाइन, जो लोकस हमें मिलेगा प्लस साइन रखने पर वो एक लाइन है, और जो लोकस मिलेगा माइनस साइन रखने पर वो भी उसी तरीके से एक लाइन है, वो भी आप देख सकते हैं। सो देयरफॉर प्लस साइन लिखने, प्लस साइन के साथ जो भी लोकस मिल रहा है वो एक एंगल बाइसेक्टर का लोकस है, और माइनस साइन लिखने से जो लोकस मिल रहा है वो एंगल बाइसेक्टर का लोकस है, क्योंकि टुगेदर इन दोनों को अगर साथ में लिखें प्लस माइनस तो ये यूनियन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स का लोकस है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई। तो ये सब अब मैं मिटा देता हूँ, ये समझाने के लिए था बस। तो डिडक्शन सिंपल है, पर इस पर थोड़ा सोचें कि क्यों, मतलब वाकई में हुआ क्या है यहाँ पे। बहुत सरल सी बात हुई, पर फिर भी आगे बढ़ते हैं। तो एक इलस्ट्रेशन, एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है जिसकी दो जो बराबर साइड्स हैं वो इन दोनों लाइंस के अलोंग हैं। तो वो दोनों लाइंस मैंने यहाँ बना रखी है, एक ये और एक ये, जिसमें से इनको मैं लिख देता हूँ, दिस इज x प्लस वाई माइनस 3, ये वाली, और एक ये जो दूसरी लाइन है ये है ये वाली लाइन। तो ये दोनों लाइंस हैं, और जो तीसरी साइड है वो हमें दिया हुआ है कि इस पॉइंट से पास होती है, वो पॉइंट यहाँ बना हुआ है। तो हमें तीसरी साइड की इक्वेशन बतानी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है, पर एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है, वो हम देखेंगे, मतलब मैं बता ही देता हूँ कि वो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो उस पर आने से पहले एक बात नोट कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, मान लें ये दोनों बराबर हैं, तो ये जो तीसरी साइड होगी दिस विल बी पैरेलल टू द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ये जो साइड है वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल है। रीज़न बहुत सरल है, अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें जो कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, मान लें हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, तो ये दोनों एंगल्स तो बराबर हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल होने की वजह से ये बेस एंगल्स भी बराबर हैं, और उस वजह से फिर ये 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 2x प्लस 2y इज़ 180 डिग्री, देयरफॉर x प्लस वाई इज़ 90 डिग्री, और उस वजह से इस ट्रायंगल में अगर हम सम ऑफ एंगल्स को 180 रखें तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल की ऑपोजिट साइड के परपेंडिकुलर होती है, और इनफैक्ट उसके मिड पॉइंट से पास होगी, ऐसे कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे तो उसके मिड पॉइंट से पास होगी, पर वो अभी रेलेवेंट नहीं है। तो जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर है, पर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि कोई भी दो लाइन्स हों, जैसे ये लाइन और ये लाइन, इनकी अगर दोनों एंगल बाइसेक्टर्स को बनाया जाए तो वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ये भी हमने देखा। तो क्योंकि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर है ये लाइन, उस वजह से ये लाइन एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल है। तो बस यही बात हमें नोट करनी है। तो ये जो भी लाइन है, जो तीसरी साइड जिस भी लाइन के अलॉन्ग है, वो लाइन इस एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल हो सकती है या फिर इस एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल हो सकती है। तो दो संभावनाएं हैं, तीसरी साइड के लिए दो संभावनाएं हैं, या तो वो इस वाले एंगल बाइसेक्टर या इस वाले एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल हो सकती है। तो देयरफॉर इक्वेशंस, दो पॉसिबल इक्वेशंस हैं,
और अब कर लेते हैं उसको। हमें बस स्लोप ही निकालने हैं कि क्या संभव स्लोप है इसके, और वो हम यहाँ से देख लेंगे, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशंस लिख लेंगे, उससे हमें स्लोप्स मिल जाएंगे, और फिर एक बार स्लोप्स मिल गए तो फिर हम इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स? अभी जो हमने सीखा, दिस थिंग डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दिस इक्वल्स प्लस माइनस x प्लस वाई माइनस 3। ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन है, विच गिव्स अस this equation that is the same as these two equations, जिसमें कि अब इसको सेपरेट कर ही लेते हैं। तो प्लस साइन के साथ जो इक्वेशन आएगी वो आएगी विच इज़ द सेम एज, और जो माइनस साइन के साथ इक्वेशन आएगी जो कि इक्विवेलेंट है जो हम लिखने जा रहे हैं उसके, राइट यही आ रहा है। 4 से एक बार डिवीजन भी कर ही लेते हैं, 3x प्लस वाई माइनस 3, राइट। और यहाँ पे भी 2 से डिवीजन कर लेते हैं, दिस इज द सेम एज x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल 0। और एक सैनिटी चेक, इन दोनों के स्लोप्स इंडीड पर 90 डिग्री, मतलब इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है। सो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होने की फिर संभावना कम ही है। तो पहली एंगल बाइसेक्टर का स्लोप है 1/3 और दूसरी वाली का -3। तो एक ये 1/3 स्लोप की और ये -3 स्लोप की, ऐसी आ जाएगी। फिर आप दोनों के करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिख सकते हैं, वो पार्ट मैं छोड़ दे रहा हूँ। ऑल राइट, जस्ट सम फेमिलियरिटी विद द फॉर्मूला। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन उठता है कि हमारे पास दो लाइंस की इक्वेशन दी हुई है, एक है ये 3x माइनस 4y प्लस 7 और एक दी हुई है 12x माइनस 5y माइनस 8 इज़ 0, जिसको मैंने थोड़ा अलग ढंग से लिख दिया है। मैंने क्या किया वो हम देखेंगे मैंने क्यों किया, पर इसी चीज़ को मैंने एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके फिर लिखा हुआ है, -12x प्लस 5y प्लस 8 इज़ 0। एक ही बात है, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, देखेंगे क्यों किया वैसा। तो अब दो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, एक ये और एक ये, और नोट दैट इन दोनों में से किसी भी लाइन पर ओरिजिन लाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जो चार सेक्टर्स बने, एक ये सेक्टर हुआ, फिर एक उसी तरीके से ये सेक्टर हुआ, एक ये सेक्टर हुआ, एक ये सेक्टर, सॉरी क्या कर रहा हूँ, एक ये सेक्टर हुआ और एक ये सेक्टर हुआ, ये चार सेक्टर्स जो बने इनमें से किसी एक में ओरिजिन बैठा हुआ है। इन दोनों लाइंस में से किसी में भी ओरिजिन लाइन नहीं करता, तो इन चार सेक्टर्स में से कहीं पे है, जो कि फिगर में दिख रहा है यहाँ पर है। तो पूछा जा सकता है कि वो एंगल बाइसेक्टर आइडेंटिफाई करें जो उसी क्षेत्र से पास होती हो जिस क्षेत्र में ओरिजिन बैठा हुआ है। जैसे कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो इन दोनों सेक्टर से पास हो रही है और इन दोनों सेक्टर्स में किसी में भी ओरिजिन नहीं है, पर जो दूसरी वाली एंगल बाइसेक्टर है वो इन दोनों सेक्टर से पास हो रही है और इन दोनों में से एक में ओरिजिन है। तो हम वो वाली एंगल बाइसेक्टर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जो ओरिजिन के ही सेक्टर से पास होती हो। तो ओके, थिंक अबाउट दिस, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इस पर सोचेंगे, जितना भी समय देना पड़े दें अपने तरह से। कोई एक ही तरीका नहीं है इसे करने का, कई तरीके हैं, कुछ तरीके सिस्टमैटिक हैं, कुछ तरीके एडहॉक हैं, जैसे भी आपको सही लगे करें। अंततः जो आइडिया इसका ये है कि पिक्चर ना देखना पड़े, पिक्चर देख के ठीक है आप तरीके, क्योंकि अब एक बार आइडिया लग गया पिक्चर कैसी है तो आप बहुत तरीक़ों से फिर इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर एक एल्जेब्राइक तरीका हमें इसका निकालना है। जो एक्सप्लेनेशन हम देंगे वो ऐसा होना चाहिए कि फिगर बिल्कुल देखना ना पड़े, एक कंप्यूटर में आप कोड लिख सकें, ये भी एक तरीका हुआ बोलने का, ठीक है। तो कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करेंगे सहूलियत के लिए, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम करें, पर हम देखेंगे वो करने से क्या फ़ायदा होता है। तो ये जो लाइन है इसको बस हम एक दूसरे तरह से लिख रहे हैं, बोथ साइड्स माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो लाइन तो बदली नहीं,
इक्वेशन का एक्सप्रेशन बस थोड़ा सा बदल गया, ठीक है, और वही हमने इस फिगर में भी यहाँ लिखा हुआ है। ओके, और अब ये जो चारों सेक्टर हैं यहाँ पे, इन चारों सेक्टर्स के बारे में कुछ हम बोलने जा रहे हैं। अगर ओरिजिन को लें और इन दोनों लाइंस पर इवैल्यूएट करें, कहने का मतलब जब इस लाइन पे कर रहे हैं तो x की जगह 0, y की जगह 0 रखेंगे तो 8 मिलेगा, यानी पॉजिटिव साइन। वो इसीलिए इसको ज़बरदस्ती प्लस बनाया गया था, ये जो ऑपरेशन यहाँ पे किया, क्योंकि यहाँ पे माइनस था कांस्टेंट टर्म, बस उसको ज़बरदस्ती प्लस बनाया गया था कि जब ओरिजिन सब्सटीट्यूट करें तो प्लस मिले, बस इतनी सी बात थी। वो हम क्यों कर रहे हैं वो भी समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्लस मिल, सॉरी, यहाँ इस लाइन में जब सब्सटीट्यूट किया तो प्लस मिला, इस लाइन में जब सब्सटीट्यूट किया तो भी प्लस मिला। ऑरिजिन को यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट करेंगे इस एक्सप्रेशन में तो भी प्लस ही मिलेगा। तो ये दोनों तरफ से प्लस साइन दे रहा है, मैं लिख देता हूँ। हाँ, उसके पहले, ये बात बोलने के पहले, ऑरिजिन ने तो दोनों में प्लस दिया है, तो जो बाकी के पॉइंट्स होंगे इस सेक्टर में, इस पूरे सेक्टर में जो बाकी के पॉइंट्स होंगे वो दोनों भी प्लस ही देंगे। ऑरिजिन और कोई पॉइंट पी ले लें, ये ऑरिजिन है और ये पी है, कोई भी पॉइंट इस पूरे सेक्टर में, ये जो पूरा सेक्टर है, ऑरिजिन जो साइन इस लाइन के साथ दे रहा है वही ये पॉइंट देगा, क्योंकि दोनों सेम साइड पर हैं इस लाइन के। और ऑरिजिन जो साइन इस लाइन के साथ दे रहा है वही ये पॉइंट भी देगा, क्योंकि दोनों सेम साइड पर हैं इस लाइन के। तो हर पॉइंट इस सेक्टर में इस लाइन के एक्सप्रेशन में इवैल्यूएट करने पर और इस लाइन के एक्सप्रेशन में इवैल्यूएट करने पर सेम ही साइन देगा, और इसलिए इस सेक्टर को हम प्लस प्लस मार्क कर देंगे। एक बार इन दोनों लाइंस को नाम भी दे देते हैं। दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2। लाइन 1 में इवैल्यूएट किया तो प्लस मिला, लाइन 2 पे इवैल्यूएट किया तो प्लस मिला, ठीक है। हर पॉइंट इस सेक्टर में प्लस और प्लस देगा। इसके बारे में क्या कह सकते हैं, अगर कोई पॉइंट पी है इस सेक्टर में, ऑरिजिन और ये लाइन जो पहली लाइन है लाइन 1 ऑपोजिट साइड्स पर है इस लाइन के, तो ऑरिजिन क्योंकि प्लस दे रहा है तो पॉइंट पी माइनस देगा, ठीक है। और सिमिलरली ऑरिजिन और पॉइंट पी इस लाइन के भी ऑपोजिट साइड्स पर हैं, तो क्योंकि ऑरिजिन प्लस देता है पी माइनस देगा, तो इस पूरे सेक्टर में हर पॉइंट माइनस माइनस देगा, ठीक है। इसके बारे में क्या कह सकते हैं, कोई भी पॉइंट ले लिया इस सेक्टर में, ये ऑरिजिन है, जो पहली लाइन है वो तो इन दोनों को ऑपोजिट साइड्स पर रख रही है, तो पहली लाइन पे इवैल्यूएट करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, पर जो दूसरी लाइन है उसके रेस्पेक्ट में सेम ही साइड पर हैं ये दोनों। ये जो दूसरी लाइन है, ऑरिजिन और पॉइंट पी सेम साइड पर हैं, तो वही साइन मिलेगा जो ऑरिजिन देता है, यानी कि प्लस। तो ये जो पूरा सेक्टर है यहाँ से माइनस प्लस मिल रहा है, तो इस सेक्टर को हम माइनस प्लस मार्क कर देते हैं। और उसी तरीके से ये वाला ये जो बचा हुआ सेक्टर है यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, वो आप खुद से करके देखें। तो ये चारों सेक्टर की आइडेंटिटीज़ हमको एक तरह से मिल गई, ठीक है। अब जो दोनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं अगर उन्हें साथ में लिखें हैं तो हमें मिलेगा कि उनकी इक्वेशंस हैं 3x माइनस 4y प्लस 7 बाय 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स प्लस माइनस ये हैं दोनों की इक्वेशंस। इनमें से कौन सी वाली ये बाइसेक्टर है वही हमें ढूंढना है, जो ओरिजिन वाले सेक्टर को शेयर करती है वो वही हमें ढूंढना है। प्लस के साथ आएगी कि माइनस के साथ, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 5, दैट इज इक्वल टू 13, यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा रीराइट करते हैं, मान लेते हैं वो ये एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ पे मैं एक साइन, एक सॉर्ट ऑफ वेरिएबल लिख देता हूँ एप्साइलन, वेयर एप्साइलन इज टू बी फाउंड आउट। तो कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं यही वो एंगल बाइसेक्टर है जो हम ढूंढ रहे हैं, यानी ये वाली जो एंगल बाइसेक्टर है जो ओरिजिन वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है वो ये है। हमें तय करना है ये एप्साइलन क्या होगा। हमें अभी बस इतना ही पता है कि एप्साइलन या तो +1 है या -1। हमें पता करना है एप्साइलन है क्या, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इस एंगल बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट ले लेते हैं।
सो इस एंगल बाइसेक्टर पे अगर कोई पॉइंट ले लें, लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द अबव एंगल बाइसेक्टर, और फिर से याद दिला दूं कि ये वही एंगल बाइसेक्टर है जिसको हम ढूंढ रहे थे, हमें बस एप्सिलॉन तय करना है कि है क्या। ठीक है, अगर P इस एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट है तो हमें पता है कि या तो वो दोनों बार नेगेटिव देगा या दोनों बार पॉजिटिव देगा, ये हमें पता है। देयरफॉर, और ये मान लेते हैं P इज़ नॉट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हम ऐसा पॉइंट चूज़ कर ही सकते हैं इस एंगल बाइसेक्टर पे जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, राइट। तो हमें पता है कि लेट्स से P इज़ H, K, नाम दे देते हैं इसे। तो व्हाट वी नो इज़ कि 3H, व्हाट वी नो कि सबसे पहले तो अगर यहाँ पे x और y की जगह पे h और k रख दें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई तो हो ही जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट इसी लाइन पे तो लिया गया है, तो ये इक्वेशन हमें पता है सेटिस्फाई हो रही है। ग्रेट, पर एट द सेम टाइम ये एक्सप्रेशन की क्या साइन है? इस एक्सप्रेशन का वही साइन है जो इस एक्सप्रेशन का है। ये एक्सप्रेशन है क्या? ये h, k को जब हमने सब्सटीट्यूट कर दिया पहली लाइन के एक्सप्रेशन में तो जो चीज़ मिली वो, और ये जो दूसरी यहाँ पे चीज़ लिखी है ये h, k को सब्सटीट्यूट कर दिया दूसरी लाइन के एक्सप्रेशन में। हमें पता है दोनों से सेम साइन मिलेगा, या दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। देयरफॉर एप्सिलॉन को प्लस होना पड़ेगा, क्योंकि ये भी या तो ये दोनों ही नेगेटिव हैं, उस केस में एप्सिलॉन डेफिनेटली पॉजिटिव है, या ये दोनों ही पॉजिटिव हैं और उस केस में भी एप्सिलॉन पॉजिटिव है, राइट। क्योंकि एप्सिलॉन है क्या? इन दोनों चीज़ का रेशियो टाइम सम पॉजिटिव नंबर विच इज़ 13/5। एप्सिलॉन इज 13/5 इंटू द रेशियो ऑफ दीज टू थिंग्स। अगर उन दोनों चीज़ों का सेम ही साइन है तो एप्सिलॉन फिर पॉजिटिव है। तो इससे हमें पता चल गया कि एप्सिलॉन पॉजिटिव है, और देयरफॉर द डिजायर्ड एंगल बाइसेक्टर इज दिस। यही है हमारी एंगल बाइसेक्टर। एज सिंपल एज दैट। एकदम ही सरल, सरल तो नहीं पर बहुत अच्छा सोल्यूशन। और ये जनरल, मतलब आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं। यहाँ से इट्स योर होमवर्क कि आप ढूंढें इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, सो वेरी नाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इस पे समय बिताएं अगर पूरी तरह से क्लियर ना हुआ हो। ओके, सो लेट्स जनरलाइज दिस। तो हमारे पास दो लाइंस हैं L1 और L2 जो कि डिस्टिंक्ट हैं और पैरेलल नहीं है, यानी कि एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। मान लेते हैं ओरिजिन इन दोनों में से किसी में भी नहीं है, यानी कि न C1 0 है न C2 0 है। तो कैसे ढूंढें कि कौन सी बाइसेक्टर, कौन सी एंगल बाइसेक्टर उस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है जो ओरिजिन को कंटेन करता है? वही पिछला सवाल, बस यहाँ पे सिंबल्स हैं, कोई डेटा नहीं है, कोई नंबर्स नहीं है। तो हाउ डू वी फाइंड दैट थिंग? obtained as follows. First step is forcefully make both C1 and C2 positive. वही जो पिछली बार किया, अगर पॉजिटिव नहीं है तो लाइन की इक्वेशन को या इस एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर देंगे इसके नेगेटिव से, तो पॉजिटिव बन जाएगा। उसी तरह से इसके साथ भी वही करेंगे। और उसके बाद देन वंस यू हैव मेड दैट, तो हम मान के चल रहे हैं कि अब C1 और C2 पॉजिटिव ही हैं। तो उसके बाद जो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज दिस, सेकेंड स्टेप, रिक्वायर्ड इक्वेशन। दैट्स इट, यही पिछले स्लाइड में किया है। ऑलराइट, अब वैसा ही सवाल इस बार क्या है कि हमारे पास वही लाइंस वही हैं जो ओरिजिन वाले इलस्ट्रेशन में थी, पर इस बार हमसे वो पूछा जा रहा है कि -1, -2 जो पॉइंट है वो जिस सेक्टर में है उस सेक्टर वाले एंगल को बाइसेक्ट करने वाली जो एंगल बाइसेक्टर है उसे ढूंढना है। तो -1, -2 आई थिंक यहाँ पे कहीं पर होगा, सॉरी वो तो बना ही हुआ, यहाँ है -1, -2। ठीक है, और हमें पता करना है कि कौन सी एंगल बाइसेक्टर
इस एंगल को बाइसेक्ट करती है जिस सेक्टर में ये पॉइंट है। फिर से वही 4 ऑप्शन, ठीक है। सो लेट्स सी, फिर वही करेंगे, हम इन चारों सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। व्हाट अबाउट दिस सेक्टर, हम क्या करेंगे, वही इस पॉइंट को एवेलुएट कर लेते हैं दोनों लाइंस पर। सो लाइंस का नाम दे देते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट लाइन, दिस इज़ द सेकेंड लाइन। और इस बार हम वो कोई खेल नहीं खेल रहे हैं कि ज़बरदस्ती पॉजिटिव बनाओ नेगेटिव बनाओ, जस्ट फॉलो द लॉजिक। तो अगर इसको हम यहाँ पे एवेलुएट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा 3 इंटू -1 -4 इंटू -2 + 7 विच इज़ पॉजिटिव, राइट। और अगर सेकेंड वाली लाइन में इवेलुएट करेंगे इस एक्सप्रेशन में तो मिलेगा विच इज़ नेगेटिव। तो एक बार पॉजिटिव मिल रहा है, एक बार नेगेटिव मिल रहा है, तो इस रीजन की आइडेंटिटी होगी प्लस माइनस। फर्स्ट वाले में पॉजिटिव मिल रहा है तो प्लस, सेकेंड वाले पे नेगेटिव मिल रहा है। ओके, व्हाट अबाउट, हाँ, तो कहने का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है वो तो इस सॉरी ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे प्लस दे रहा है, इस पे माइनस दे रहा है। तो इस रीजन में हर पॉइंट ही वही करेगा, क्योंकि वही वाली बात, अगर कोई भी दूसरा पॉइंट यहाँ लेते हैं Q, तो P और Q इस लाइन के भी सेम साइड पर है और उस लाइन के भी सेम साइड पर है, और इसलिए जो भी साइन P दे रहा है वही साइन Q देगा दोनों के साथ। तो कोई भी पॉइंट यहाँ पर है वो प्लस साइन और माइनस साइन देगा इस सीक्वेंस में, पहली लाइन के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस, इसलिए इस रीजन की आइडेंटिटी हो गई प्लस माइनस। इस रीजन की क्या आइडेंटिटी है, अब यहाँ पे कोई पॉइंट उठाएंगे Q, तो P और Q इसके भी ऑपोजिट साइड पे आए और इसके भी ऑपोजिट साइड पे आए, तो जो बिहेवियर P का है उसका ऑपोजिट बिहेवियर Q का हो जाएगा, और इसलिए ये जो रीजन है ये माइनस प्लस है, माइनस प्लस। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ऐसी रीजनिंग अभी हम करके आए हैं, ठीक है। अब इस सेक्टर के बारे में देखते हैं। कोई पॉइंट Q ले लिया यहाँ पे, जो पहली लाइन है, जो लाइन 1 है, P और Q उसके ऑपोजिट साइड्स पर हैं, तो जो बिहेवियर P का है उसका उल्टा बिहेवियर Q का होगा। P का बिहेवियर प्लस है तो Q का बिहेवियर माइनस हो जाएगा, ठीक है। Q गिव्स अ माइनस ऑन द फर्स्ट लाइन। व्हाट अबाउट द सेकेंड लाइन, ये है सेकेंड लाइन, इसमें P और Q सेम साइड पर है, इस लाइन के सेम साइड पर है P और Q, तो जो बिहेवियर P का है वही Q का होगा। P का माइनस है तो Q का भी माइनस है, तो ये रीजन हो गया माइनस माइनस। और उसी तरीके से जो बचा हुआ रीजन है वो है हो गया प्लस प्लस, ओके। और फिर वही बात, जो दो एंगल बाइसेक्टर्स हैं उन दोनों को अगर साथ में लिखें, या लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस थिंग अपॉन 5, या मैं पूरा ही लिख देता हूँ 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, ये है, एंड लेट द डिजायर्ड एंगल बाइसेक्टर बी ठीक है। ये है डिजायर्ड एंगल बाइसेक्टर, हमें तय करना है कि एप्सिलॉन +1 है कि -1 है। फिर वही बात कि ठीक है, इस एंगल बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, सो लेट P be a point, PH, K be a point on this angle bisector, on this line बोल देता हूँ, है तो वास्तव में वो लाइन ही। सो देन वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेगा ही। पर अब पॉइंट क्या है कि लेट मी नॉट कॉल इट P, P तो यहाँ पे था ही सही, तो इसको P ना बोल के मैं Q बोल देता हूँ, Q है। तो बात अब ये है कि Q, क्योंकि इस पर जो करेक्ट एंगल बाइसेक्टर उस पर लाई कर रहा है, तो वो ऑपोजिट साइंस दे रहा है हमें इन दोनों लाइंस के साथ। पहली वाली के साथ अगर प्लस दे रहा है तो दूसरी के साथ माइनस, और अगर पहली वाली के साथ माइनस दे रहा है तो दूसरी के साथ प्लस, यानी कि ये जो दोनों एक्सप्रेशन हैं ये ऑपोजिट साइंस के हैं, यानी कि एप्सिलॉन इज -1। सो डॉट 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 वी डिड्यूस दैट एप्सिलॉन इज -1, वो सारी बातें मैंने बोल दी, मैंने लिखी नहीं। एप्सिलॉन इज -1 एंड दैट इज द डिजायर्ड एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पे -1 रख दें तो जो इक्वेशन मिलेगी वही है करेक्ट इक्वेशन, ठीक है। द सेम रीजनिंग जो ओरिजिन के लिए किया था, रीजनिंग वही है, बस 2 बार कर दी, और इसको फिर
किताबों में शायद लिखा भी रहता है कि क्या क्या स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स फॉलो करो, भाड़ में गए वो सब स्टेप्स, समझ लो ना, एक बार ख़त्म हो गई बात। तो आपका एक्सरसाइज है कि इसको जनरलाइज करें। ठीक है, ये आपको फिल करना है। अगर दो लाइंस हैं, उनकी इक्वेशंस पता है, एक पॉइंट है अल्फ़ा कॉमा बीटा जो कि ना L1 पे है ना L2 पे है, तो कैसे तय करेंगे कि कौन सी एंगल बाइसेक्टर उस सेक्टर से पास या उस सेक्टर के अंदर है जिस सेक्टर में ये पॉइंट लाई करता है, उसके स्टेप्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न उठ सकता है कि मान लें हमारे पास दो लाइंस हैं L1 और L2 जो परपेंडिकुलर नहीं है। मान लेते हैं ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो इन दोनों के बीच में जो एक एंगल होगा अक्यूट होगा और दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। करेक्ट। तो हमें पूछा जा सकता है कि वो एंगल बाइसेक्टर बताएं जो अक्यूट एंगल की बाइसेक्टर है, या वो बताएं जो ऑब्ट्यूज की बाइसेक्टर है। ठीक है, सो एंगल बाइसेक्टर ऑफ द अक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस हम कैसे ढूंढेंगे? तो यहाँ पे कुछ लिखेंगे हम, पर वो बाद में, अभी मुझे भी नहीं पता यहाँ पे एग्जैक्टली क्या लिखना है, वो हम जब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो कैसे हम तय करेंगे? हमारा क्राइटेरियन क्या है, कौन सी वाली अक्यूट है, कौन सी वाली, मतलब कौन सी वाली अक्यूट की बाइसेक्टर है, कौन सी वाली ऑब्ट्यूज की बाइसेक्टर है। L1 में मान लें कोई पॉइंट फिक्स कर लें विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कोई पॉइंट ले लिया L1 पे, और परपेंडिकुलर अगर गिराएंगे पहली बाइसेक्टर पे, मतलब वन ऑफ द बाइसेक्टर्स पे, और दूसरी बाइसेक्टर पे, तो जो परपेंडिकुलर की लेंथ छोटी है, जिस बाइसेक्टर के लिए परपेंडिकुलर की लेंथ छोटी है, वही वाली अक्यूट एंगल को कोरिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रैटेजी एंड दिस शुड बी क्लियर कि क्यों ऐसा है। छोटी वाली जो परपेंडिकुलर लेंथ है वही अक्यूट वाले बाइसेक्टर के लिए मिलेगी। ठीक है, सो दैट इज द स्ट्रैटेजी। सो लेट्स से द डिजायर्ड एंगल बाइसेक्टर इज proof, or I don't know, proof, let the desired angle bisector be डिजायर्ड एंगल बाइसेक्टर, माने कि जो अक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, हमें एप्सिलॉन तय करना है। सो वेयर एप्सिलॉन इज +1 और -1, दैट वी नीड टू डिसाइड, वो हम देखेंगे। सो नोटेशनल सिंप्लिसिटी के लिए ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे, लेट्स से दिस इज L1 से this is L1 and the other one is L2. ठीक है, और let this be a point on L1, point on the line L1. तो इसको L1 L2 ना बोल के मैं D1 D2 बोल देता हूँ, नहीं तो confusion हो जाएगा। D1, this is D2. So let PHK be a point on capital L1, different from where P is different from the point of intersection of the two lines. Okay, so the length of the perpendicular, yeah, so before we do that, let's rewrite this. Let's rewrite the equation of the line. So thus, so even before this statement, let's rewrite the equation of our angle bisector. So then the equation becomes ठीक है। सो कुछ नहीं किया है, बस इसकी जगह L1 लिख दिया, इसकी जगह L2 लिख दिया, और जस्ट अलजेब्रा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ आवर डिजायर्ड एंगल बाइसेक्टर। एप्सिलॉन हमें तय करना है क्या है। ठीक है, नाउ अब क्या किया, P एक पॉइंट ले लिया L1 पे जो कि इससे डिस्टिंक्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अलग है। और व्हाट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर? सो द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर
फ्रॉम P टू दी अबव लाइन, इसको स्टार बोल देते हैं, फ्रॉम P टू स्टार is this thing divided by this horrendous expression। पर क्योंकि P जो है वो L1 पे लाई कर रहा है, वो L1 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ये वाले टर्म्स हम आइसोलेट कर लें तो हमें क्या मिलेगा, ये जो न्यूमरेटर है, मतलब ये जो पूरी चीज़ है वो किसके बराबर है, न्यूमरेटर मैं बस दूसरे ढंग से लिख दूंगा, ये है, पर ये चीज़ ज़ीरो है क्योंकि P लाइज ऑन L1, तो ये चीज़ ज़ीरो है। सो दिस इज इक्वल टू और डिनोमिनेटर भी थोड़ा सा कंप्यूट कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये है डिनोमिनेटर। पर नो, न्यूमरेटर में क्या है, ये एप्सिलॉन इज इधर +1 और -1, और क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू साइन लगा है तो हम इसको हटा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये तो न्यूमरेटर हो गया। और डिनोमिनेटर में हम यूज़ करेंगे डेफिनेशन, L1² इज़ व्हाट, A1² + B1², तो ये सब क्लब होकर के बन जाएगा 1, ये क्लब होके बन जाएगा 1, और फिर कुछ बचा हुआ स्टफ। सो दिस इज इक्वल टू 2 - 2 एप्सिलॉन A1 A2 + B1 B2 अपॉन L1 L2। ये बना एक्सप्रेशन। और हम क्या चाहते हैं, क्योंकि ये डिज़ायर्ड एंगल बाइसेक्टर पर, यानी अक्यूट एंगल वाले बाइसेक्टर पर ड्रॉप्ड परपेंडिकुलर थी, ये दूसरी वाली जो एंगल बाइसेक्टर पर ड्रॉप्ड परपेंडिकुलर है उससे छोटी होनी चाहिए। तो यानी वी नो कि दिस इज लेस देन जो दूसरी, सॉरी ये क्या एकदम मोटा रेड, दिस इज लेस देन जो दूसरी एंगल बाइसेक्टर पर लेंथ आती, और वो अगर कंप्यूट करते तो बस एप्सिलॉन की जगह पे -एप्सिलॉन लिखना पड़ता, यानी कि वो ये आती +2 एप्सिलॉन। ये हमें पता है हो रहा है क्योंकि जो हमने एप्सिलॉन चुना था, जो भी हमारा एप्सिलॉन था वो हमें बाद में देखना है वो क्या आएगा, +1 आएगा कि माइनस आएगा कि आएगा, पता नहीं क्या आएगा। ये हमारी डिज़ायर्ड एंगल बाइसेक्टर थी, तो इस पे जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो दूसरी परपेंडिकुलर की लेंथ से छोटी है, तो उस वजह से हमें ये इनइक्वालिटी मिल रही है। ये पहली वाली पे मतलब ये हमारी डिज़ायर्ड एंगल बाइसेक्टर पर परपेंडिकुलर लेंथ, और ये अनडिज़ायर्ड वाली पे परपेंडिकुलर लेंथ। तो हमें पता है ये हो रहा है, न्यूमरेटर तो सेम ही है, तो वो तो गया। और न्यूमरेटर, नोट दैट न्यूमरेटर ज़ीरो नहीं है, हमने पॉइंट P चुना ही ऐसा था कि वो इंटरसेक्शन पे ना लाई करे, और इस वजह से न्यूमरेटर ज़ीरो नहीं है, इसलिए हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग और वट एवर एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, तो हम इनइक्वालिटीज़ को छेड़छाड़, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज़ वैलिड बेसिकली। तो वी गेट कि 2 + 2 एप्सिलॉन सही बात है। वेल स्क्वायर रूट्स भी लगे हुए हैं, पर कोई बात नहीं, वो मैंने हटा दिए, एक स्टेप बेसिकली खा गया वो स्क्वायर रूट हटाने वाला स्टेप। सो वी हैव दिस इम्प्लीकेशन, एंड दिस गिव्स अस दैट 4 एप्सिलॉन टाइम्स दिस इज लेस देन 0, L1 और L2 दोनों पॉजिटिव हैं, तो इससे हमें मिला एप्सिलॉन टाइम्स A1 A2 + B1 B2, दिस इज नेगेटिव।
तो यहाँ से हमें पता चल गया कौन सा एप्सिलॉन चूज़ करना है। अगर ये पॉजिटिव है एक्सप्रेशन तो चूज़ एप्सिलॉन एज -1, अगर ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है तो चूज़ एप्सिलॉन एज +1। ये एक्सप्रेशन ज़ीरो नहीं हो सकता। ये एक्सप्रेशन ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने पहले ही माना था लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है। ये जो दोनों लाइंस हैं ओरिजिनली ये परपेंडिकुलर नहीं है और उस वजह से A1 A2 प्लस B1 B2 ज़ीरो नहीं हो सकता। वो आप सोच लीजिए उस बारे में। सो दिस इज़ हाउ यू चूज़ एप्सिलॉन। सो मैं लिख देता हूँ अब यहाँ पे। सो बिटवीन द टू लाइंस इज़ this where epsilon is +1 or -1 such that epsilon times A1 A2 plus B1 B2 is less than 0। तो जो भी एप्सिलॉन या तो +1 ऐसा करेगा या -1 ऐसा करेगा, दोनों ऐसा नहीं कर सकते। तो जो सा भी एप्सिलॉन ये चीज़ ट्रू बना दे रहा है वो एप्सिलॉन यहाँ रखेंगे तो मिल जाएगी। और मैंने थोड़ा सा देखा इस लेमा के बारे में, तो पता नहीं क्यों इसको पॉजिटिव बनाने पर आग्रह कर रहे थे बाकी के सोर्सेज। मैं नहीं देखता कोई वजह, यहाँ पे ये सब खेल खेलने की ज़रूरत नहीं है, ये रीजनिंग एकदम सरल है। ठीक है, सो दैट्स इट एंड नाउ वी कैन कम टू द लास्ट इलस्ट्रेशन प्रोबेबली। या L1 एक लाइन है, उसकी इक्वेशन दी हुई है, वो यहाँ बनी है। L2 लाइन है ये वाली, और ये दोनों ही इंटरसेक्ट करती हैं इस तीसरी लाइन को, ये वाली लाइन, पॉइंट P और Q पर रिस्पेक्टिवली। तो दिस इज़ पॉइंट P, दैट इज़ पॉइंट Q। और पूछा गया है, या जो बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन L1 एंड L2, फिगर में देखें तो ये वाला एक्यूट लग रहा है, तो इसकी जो एंगल बाइसेक्टर है वो बोला गया है कि इस लाइन को पॉइंट R पर मिलती है, तो PR/RQ पूछा गया है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं केवल वो वाली जो बाइसेक्टर है वो निकाल लेता हूँ। ये जो बाइसेक्टर है, जो भी करेक्ट बाइसेक्टर है, फिगर देख के लग रहा है ये वाली होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। जो करेक्ट बाइसेक्टर है उसकी इक्वेशन मैं निकाल लेता हूँ, आप खुद से सोचें, और उसके बाद फिर मैं छोड़ दूंगा पॉइंट R। उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बाद प्योर कंप्यूटेशन, जस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला एट्सेट्रा। ऑल राइट, तो जैसा कि अभी हमने सीखा, जो हमने सीखा, अगर लाइन L1 जो है उसको हम ऐसे लिखेंगे -x + y = 0। तो इस फॉर्म में अगर लिखें कि A1x + B1y + C1 is 0, अगर इस फॉर्म में लिखें तो हमें पता चलेगा कि A1 is -1, B1 is 1। ठीक है, और जो लाइन L2 है वो है 2x + y = 0। उसको अगर हम A2x + B2y + C2 = 0 के फॉर्म में लिखेंगे तो A2 would be 2, B2 would be 1, and thus A1 A2 + B1 B2 ये क्या है? दिस इज नेगेटिव। तो जो एक्यूट एंगल की एंगल बाइसेक्टर होगी वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगी। हमें क्या करना है कि एप्सिलॉन, वी वांट टू चूज एप्सिलॉन सच दैट एप्सिलॉन टाइम्स A1 A2 + B1 B2 इज नेगेटिव। ये नेगेटिव करना है तो एप्सिलॉन को फिर पॉजिटिव रखना पड़ेगा। ठीक है, सो एप्सिलॉन इज 1, सो दस एप्सिलॉन = 1, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है। सो द रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर इज द डिजायर्ड एंगल बाइसेक्टर has the equation प्लस साइन के साथ 2x + y divided by, which is this, and that gives us right। और एक बार देख लेते हैं इसका स्लोप क्या है। इसका स्लोप आ रहा है 5 + 2 √2, सॉरी √5 + 2 √2 divided by √5 - √2। ये इसका स्लोप है, जो विच इज़ पॉजिटिव, दिस नंबर इज़ पॉजिटिव।
जो कि फिगर में भी दिख रहा है, ये वाली जो एंगल बाइसेक्टर है, जो अक्यूट एंगल वाली है, उसका स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए और जो दूसरी वाली है उसका नेगेटिव आना चाहिए। तो ठीक आ रहा है मतलब यहाँ से। पर आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इतना स्क्वायर रूट्स में आंसर आएगा, क्योंकि जब ये निकालना है PR/RQ तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि ऐसा अजीब सा आना चाहिए था। पर अब डेटा ही कुछ ऐसा है, जो यहाँ से √2 मिलेगा, यहाँ से √5 मिलेगा, तो अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल। उसके बाद अब आप पॉइंट R निकाल लीजिए, यहाँ पे कहीं पे होगा, फिर जो भी पूछा गया है PR/RQ, दैट्स अ सिंपल computation. All right, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.